हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। वक्त हो गया है डिजिटल बुलेटिन का। आज बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली मुंबई से लेकर पटना तक लालू के करीबियों पर ईडी के शिकंजे की। बात होगी अखिलेश यादव के ओबीसी वाले मुद्दे की। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने सख्ती के साथ ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है। बुलेटिन में और भी कुछ खबरों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी ने लालू यादव के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। गाजियाबाद में ईडी ने लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के घर पर भी छापा मारा है, जिसे लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने भाजपा पर तीखा हमला किया है। रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा जिस पर कार्रवाई ना हो। जरा सुनिए क्या कहा। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई और पटना में कई जगहों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईडी की टीम ने दिल्ली में 15 जगहों पर रेड मारी है, जिसमें लालू यादव की बेटियों के घर भी शामिल थे। इसी के साथ पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक के अबू दुजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की। पूर्व एमएलए अबू दुजाना पेशे से बिल्डर हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले सीबीआई की टीम ने लालू यादव से दिल्ली में पूछताछ की। वहीं शुक्रवार को ईडी ने 2 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की। जानकारी है कि लालू यादव की 3 बेटियों के घर भी रेड की गई। हेमा, रागिनी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम पहुंची। ईडी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर भी छापेमारी की। ईडी की टीम लालू यादव के परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी कर रही है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में जितने भी लोग शामिल हैं, ईडी सभी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। ये मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन या जमीन को बेचने के बदले रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन में 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू यादव और इसके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम पर अपनी जमीन दे दी थी। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया। खैर, अब इस मामले में आगे क्या होता है देखने वाली बात है। दिल्ली की शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर शुक्रवार को भेज दिया है। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया की 10 दिनों की हिरासत मांगते हुए कहा था कि घोटाला आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के साथ शुरू हुआ, जिसे सिसोदिया और अन्य ने बनाया था। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने ईडी का कड़ा विरोध किया। ईडी की रिमांड पर सुनवाई के दौरान एजेंसी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में होलसेलर को फायदा पहुंचाकर अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई। ईडी ने कहा कि पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड दी जाए। वहीं सिसोदिया के वकील ने इसका विरोध किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि होलसेल बिजनेस कुछ निजी लोगों को दिया गया। होलसेलर को 12% प्रॉफिट मार्जिन दिया गया, जो एक्सपर्ट कमेटी की राय से अलग था। इस पर जज ने सवाल किया कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। ईडी के वकील ने बताया कि ये 6% होना चाहिए। ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा कि सब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर हुआ, इसीलिए सिसोदिया की रिमांड जरूरी है। ईडी के वकील ने बताया कि शराब की बिक्री का लाइसेंस देने के लिए तय व्यवस्था का भी उल्लंघन हुआ है। कार्टेल बनाए गए, चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया गया। आरोपी से जुड़े सीए ने भी कुछ बातों का खुलासा किया है। ईडी ने ये भी कहा कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया। ईडी के वकील ने भी कहा कि 100 करोड़ का किकबैक दिया गया, आप नेताओं को पैसा पहुंचाया गया। विजय नायर का इंडो स्पिरिट इसमें शामिल था। एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन कर इन लोगों को ज्यादा लाइसेंस दिए गए। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इस दौरान सामने आई एक तस्वीर ने सियासत में तापिश बढ़ा दी है। क्या है मामला, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछड़ा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इस दौरान सामने आई एक तस्वीर ने सियासत बढ़ा दी है। ये वही तस्वीर है जिसे लेकर सियासत का पारा हाई हो गया है। तस्वीर में रिपोर्ट के साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री AK शर्मा नजर आ रहे हैं।
लेकिन यहाँ विवाद इस बात को लेकर है कि सीएम आवास पर रिपोर्ट सौंपने पहुंचे पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्यों के पैरों में जूते नहीं हैं, जबकि सीएम योगी और मंत्री ए के शर्मा समेत दूसरे लोगों ने जूते पहन रखे हैं। इसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, जब मुख्यमंत्री खुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूते पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पढ़े कि समाजवाद का मूल होता है बराबरी। जाहिर है कि शूद्र सियासत को दिशा दे रही समाजवादी पार्टी को इस तस्वीर ने भाजपा सरकार को भेदभाव के मुद्दे पर घेरने का मौका दे दिया है। वहीं इस मुद्दे पर फिलहाल भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब चाहे ये कोई सियासी खेल हो या निकाय चुनाव जीतने का कोई नया तरीका, मगर अखिलेश बीजेपी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आपको ये भी बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी देने के साथ ही सरकार ने साफ किया है कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे। अब सीएम योगी के इस मूव के बाद अखिलेश यादव का ओबीसी कार्ड काम आता है या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथनी एल्बनीज के साथ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उन्हें भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। जरा देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई काउंटरपार्ट एंथनी एल्बनीज के साथ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने उन्हें भारतीय समुदाय और हिंदू मंदिरों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट देखी है। मैंने इस मुद्दे को पीएम एल्बनीज के सामने उठाया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनकी प्राथमिकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीनों के दौरान 4 बार हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसी महीने की शुरुआत में ब्रिस्बेन में खालिस्तानी समर्थकों ने प्रमुख हिंदू मंदिर को निशाना बनाते हुए यहाँ तोड़फोड़ की। इससे पहले 23 जनवरी को मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क में स्थित प्रतिष्ठित इस्कॉन मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए और वहाँ बनी आकृतियों को तोड़ दिया गया। वहीं 16 जनवरी को कैरम डाउन्स विक्टोरिया में ऐतिहासिक श्री विष्णु मंदिर में इसी तरह की तोड़फोड़ की गई। इसी तरह की एक घटना 12 जनवरी को मेलबर्न में हुई, जहां स्वामी नारायण मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा भारत विरोधी नारों के साथ आकृतियां बनाई गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हिंदू मंदिर में हो रही तोड़फोड़ की बार-बार निंदा की और इस मुद्दे को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सामने उठाया। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई काउंटरपार्ट पेनी से मुलाकात की और ऑस्ट्रेलियन सरकार के सामने ये मुद्दा उठाया। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लग गई है। जी हाँ, शी जिनपिंग को 10 मार्च को राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल दे दिया जाएगा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की 14वीं बैठक में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर मुहर लग गई है। शी जिनपिंग को 10 मार्च को राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल दे दिया गया है। आपको बता दें कि चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 5 मार्च को अपनी सालाना बैठक की शुरुआत कर दी थी। ये बैठक हफ्ते भर से जारी है। इसमें 69 वर्षीय शी को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनकी जीरो कोविड नीति को लेकर भी कई सवाल उठे, हालांकि उन्होंने इस सब को पार कर लिया। सांसदों ने इन पर आरोपों के बजाय बीजिंग के विज्ञान मंत्रालय और तकनीकी क्षमताओं के व्यापक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में शी जिनपिंग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है, जिससे चीन में उनकी ताकत को और मजबूती मिलेगी। उनके इस राज्याभिषेक ने उन्हें आधुनिक चीन का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला राज्य प्रमुख बना दिया है। इसका मतलब ये होगा कि शी अपने 70 के दशक में अच्छी तरह से शासन करेंगे और अगर कोई चुनौती सामने नहीं आती है तो उनका कार्यकाल और भी लंबे समय तक रहेगा। उनका तीसरा कार्यकाल ऐसे समय पर शुरू हो रहा है जब चीन की अर्थव्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बैठक में फैसला लिया गया कि इस साल चीन अपनी रक्षा पर साल 2023 में 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो भारत के डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो वहीं 2023 के लिए चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट को 5% रखा गया है।
तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।